जिसने भारत पर आंख मूंद कर विश्वास किया। एक ऐसा देश का प्रतिनिधि देश में आया हुआ है या फिर एक ऐसा देश ने अपने व्यक्ति को अपने पास भेजा है जो भारत को अपना परम मित्र मानता है। बहुत ही शानदार खबर है जो आप मेरे साथ पढ़ने जा रहे हैं। चर्चा कर रहे हैं अरब सागर में हमारे मित्र ओमान की। अक्सर ये चर्चाओं से गायब रहता है, लेकिन जब चर्चा में आता है तो सेशन में क्वेश्चन नंबर 1 बनता है। जी हां मेरे प्यारे साथियों, अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों के अंदर ओमान के साथ भारत की मित्रता की आज चर्चा की जाएगी। आपको बताया जाएगा कितना खास है भारत के लिए अपना यह पड़ोसी मित्र, जिसकी 10वीं मिलिट्री कॉपरेशन पैनल मीटिंग होने जा रही है भारत में। भारत और ओमान की आपसी सहयोग की 10वीं मीटिंग भारत में होने जा रही है। 2 दिन पहले भारत पधार चुके हैं, 4 फरवरी तक भारत में रहने वाले हैं इनके डिफेंस के ये बहुत बड़े व्यक्ति। तो आज के सेशन में आप समझने जा रहे हैं कि किस प्रकार से भारत और ओमान के बीच में डिफेंस ऑफिशियल्स की यह मीटिंग महत्वपूर्ण है। साथियों, मैं किसी भी घटना के बारे में आगे बताऊं उससे पहले आपको थोड़ा मैप पर उस देश की चर्चा और उसकी खासियत बता देता हूं जिसके बारे में आप जानने वाले हैं। साथियों, चर्चा है ओमान की। कहां है भारत? जब भी आप मेरे प्यारे साथी मैप को पढ़ते हैं तो इस प्रकार से पढ़ा मैप को जाता है। ऊपर नॉर्थ पढ़ा जाता है, नीचे साउथ पढ़ा जाता है, राइट में ईस्ट पढ़ा जाता है, लेफ्ट में वेस्ट पढ़ा जाता है। मेरे प्यारे साथियों, अगर हम वेस्ट की तरफ चलते हैं तो वेस्ट में है अरब सागर और अरब सागर के वेस्ट में स्थित है ओमान। ये देखिए, आप इसकी लोकेशन को समझिए एक बार, आपको समझ में आएगा कि अरब सागर क्रॉस करके आप विचार करिए कि कल को हम ये कहें कि साहब चीन जो है वो बहुत पंख मार रहा है, पाकिस्तान बहुत पंख मार रहा है, और आपको अगर मैं ये कह दूं कि आप चिंता मत करिए, एक तरफ से तो आप मोर्चा संभालिए, एक तरफ से ओमान मोर्चा संभालेगा, और अगर हम दोनों ने मोर्चा संभाल लिया तो फिर इस जगह का कोई महत्व ही नहीं रह जाता। आप एक बात बताइए, पाकिस्तान जिस चीज का दम भरता है वो क्या है? वो कहता है कि मेरे पास में अरब सागर में जगह है, चाइना को मैं ये जगह देना चाहता हूं, चाइना से इस जगह को कंट्रोल करवाना चाहता हूं। आपको जानकर खुशी होगी साथियों, भारत ने ओमान के साथ में जो मित्रता रखी हुई है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस ओमान के इस किनारे पर एक पोर्ट है। जैसे आप लोगों ने अक्सर मेरे मुंह से एक पोर्ट का नाम सुना है जिसका नाम चाबहार पोर्ट है, और वो चाबहार पोर्ट हम ईरान में सुनते हैं कि जो भारत के द्वारा ही यहां पर डेवलप किया गया पोर्ट है। लेकिन साथियों, चाबहार आपने बहुत बार सुना, आपने जिस पोर्ट को नहीं सुना, जिसको कि एक तरह से समझिए कि छुपा के ही रखा जाता है सामान्यतया, क्योंकि यह बहुत रिसेंटली हमें मिला है, और इस पोर्ट का नाम है दख्म पोर्ट। असल में यह दख्म नहीं, यह हमारे दुश्मनों के लिए जख्म पोर्ट है। आप पूछेंगे कैसे? यह इनका इतना बिल्कुल प्रिसाइज लोकेशन पर स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंट पोर्ट है जिसे ओमान ने भारत को दिया है। और पता है आपको किस लिए दिया है? कि भारत यहां पर चाहे अपनी नेवी, चाहे अपनी आर्मी, चाहे अपनी एयरफोर्स जो भी डॉक करना चाहे कर ले, फिलहाल के लिए इस जगह पर हमारी नेवी एनी टाइम तैनात रहती है। भारत के P-8I जो लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स हैं वो एनी टाइम दख्म जो अपना पोर्ट है इस पर उपस्थित रहते हैं। आप इस बात से महसूस करिए कि ये ओमान भारत के लिए बहुत खास है। मैं सारी खासियतें बताऊंगा, उससे आपको इस दोस्ती के बारे में और सारी जानकारियां पता चलेंगी। साथियों, एक तरफ दख्म है, एक तरफ चाबहार है। ये 2 पोर्ट भारत को बहुत ही खास मिले हुए हैं। अगर ये पोर्ट भारत के पास है तो भारत को चिंता की कोई जरूरत नहीं है। ओमान वो देश है साथियों जहां पर लगभग 6.2 लाख भारतीय आज भी रहते हैं, जहां पर सबसे बड़ी पॉपुलेशन भारतीय लोगों की है। साथियों, ये वो देश है जिसके राष्ट्र अध्यक्ष की मौत पर वर्ष 2020 में 13 जनवरी पर हिंदुस्तान ने राष्ट्रीय शोक मनाया था। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी तब तक शायद करंट अफेयर्स को इतना अच्छे से ना पढ़ते हो, लेकिन आपको यह जानकारी बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि 13 जनवरी को इनके राजा हुआ करते थे जिनका नाम था सुल्तान कबूस, और सुल्तान कबूस का जब देहांत हुआ, स्वर्गवास हुआ, उस समय पर साथियों ओमान के दुख में भारत शरीक हुआ और भारत में भी झंडा झुकाया गया, यानी भारत ने भी उसे एक राष्ट्रीय शोक के रूप में अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करी। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके जो राजा हैं वो भारत में
पुणे के अंदर बैठकर पढ़ाई किए थे और उनका भारतवासियों के प्रति इतना प्रेम था कि ओमान में जो आज भी सबसे ज्यादा विदेशियों की जनसंख्या है वो भारतीयों की है। यहां पर उपस्थित जनसंख्या में लगभग 80% तो ओमान के अंदर रहने वाले जो भारतीय हैं तो तमाम प्रकार के कामगार हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई सीए है, कोई श्रमिक है, तमाम प्रकार के यहां लोग रहते हैं। एक तथ्य मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा कि इस ओमान से भारत को प्रति वर्ष 780 मिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। आप अंदाजा लगाएं इस बात से कि यहां से हमको जो विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, रेमिटेंसेस प्राप्त होते हैं, वो प्रति वर्ष 780 मिलियन डॉलर के रेमिटेंसेस प्राप्त होते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा, जिन सुल्तान की मैं बात कर रहा हूं, जिनका देहावसान हो चुका है, जिनके साथ वर्ष 2018 में मोदी जी ने मुलाकात करके उन्हें 2019 में गांधी पीस पुरस्कार से सम्मानित किया। मेरे प्यारे साथियों, 2018 में जब मोदी जी की मुलाकात हुई थी उनसे, तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि उसी मुलाकात में उन्होंने भारत को दख्म पोर्ट दिया था कि आप चिंता मत करिए, अब यह दख्म पोर्ट पर भारत का इंटरफेयर वैसे ही होगा जैसे वो अपने देश में किसी पोर्ट पर रखता है। यानी कि जैसे आप यहां पर स्ट्रेटेजिकली अपनी जगह को रखते हैं, ऐसे दख्म पोर्ट भी अब ओमान आपके लिए खोल कर रखता है। आप सोच कर देखिए साथियों, गल्फ कंट्रीज में यह इकलौता ओमान ऐसा देश है जिसके साथ भारत तीनों सेनाओं का, चाहे थल सेना हो, चाहे नभ सेना हो, चाहे जल सेना हो, तीनों सेनाओं का युद्ध अभ्यास बाईइनियल लेवल पर करता रहता है। यानी ये इकलौता ऐसा देश है। सामान्यतया ये चर्चाओं में नहीं आता है क्योंकि अपना है ना, क्योंकि हम लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है, हम लोग अपनों की कद्र नहीं करते, हम लोग उनकी कद्र करते हैं जो हमारे साथ में किसी प्रकार का दगा करने की सोचते हैं। साथियों, ये इंसानी व्यक्तित्व की भी निशानी है। आपके परिवारजन जो एनी टाइम आपकी केयर करते हैं, आपके माताजी, आपके पिताजी, आपके अपने परिवारजन संबंधी, आप उनसे कभी पलट कर ना तो उन्हें कभी थैंक यू बोलते, ना कभी उनको यह एहसास कराते कि आपका जीवन में कितना महत्व है। लेकिन आपका एक दोस्त जो कि कभी आपको गलती से फ्री में चाय पिला दिया होगा, कोई एक आध सिगरेट पिला दिया होगा, बिठा के पैक दिला दिया होगा, उसके आप एहसानमंद जिंदगी भर हो जाते हैं। गलती से वो आपके लिए कहीं खड़ा हो जाए, किसी के साथ लड़ाई झगड़े में काम आ जाए, तो आप मानते हैं कि ये तो मेरा परम मित्र हो गया है। वास्तविकता में साथियों, हमें अपनों की केयर करनी चाहिए और उन अपनों में ओमान है। और वो अपनों में जो ओमान है जिसकी चर्चा शायद ही हम सुनते हैं, इसलिए हमने आज इसको अपने फ्रंट पर नंबर 1 क्वेश्चन में रखा है ताकि इसकी जी भर के तारीफ की जा सके। 2018 में इसने भारत को अपना दख्म पोर्ट दिया, एक ऐसा पोर्ट दिया जिसने कि चीन के मंसूबों पर पानी फेर दिया। साथियों, शायद कहा जाता है वही सदमा है जिसके चलते हुए चीन अपने द्वारा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लास्ट 2 साल से ठंडे बस्ते में डाल के पटका हुआ है। ठंडे बस्ते में मतलब यह है कि शुरुआत में उसने जो काम करना था वो किया, उसके बाद से वो उसको पूरी तरह ठंडे बस्ते में डाल के पटका हुआ है। काम आगे नहीं बढ़ रहा है। चीन कहता है कि पाकिस्तान ने जो कर्जा लिया है पहले वो चुका है, फिर आगे बढ़ेंगे। कारण यह है कि चीन ने भारत को घेरने के लिए जो रणनीति बनाई थी वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थी। कहते हैं कि उसने चारों तरफ से, इधर बांग्लादेश, इधर श्रीलंका, इधर पाकिस्तान, तब सबको बिठा करके भारत के सामने एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना दी। लेकिन भारत भी समझदार निकला। उसने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, तुम्हें सैंडविच बना के मारेंगे। भारत ने एक तरफ तो अपनी सीमा रेखा जो 7600 किलोमीटर के आसपास है उसे पकड़ के रखा और दूसरी तरफ मेरे प्यारे साथियों चीन को पहना दिया डायमंड्स का नेकलेस। कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के द्वारा जो रणनीति चीन को घेरने के लिए बनाई गई उसे नेकलेस ऑफ डायमंड कहते हैं, क्योंकि भारत ने बहुत ही प्यारे मित्र इंडियन ओशियन रीजन में प्राप्त किए हैं। आइए मैं आपको डायमंड ऑफ नेकलेस का नजारा दिखाता हूं, कैसे भारत चीन को घेरता है। मैं आपको वो बताता हूं जिसमें दख्म पोर्ट का क्या महत्व है, आपको वो समझ में आएगा। देखिए मेरे प्यारे साथियों, अक्सर जब हम अंतरराष्ट्रीय स्तर के बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं कि चीन ने हम्बनटोटा पोर्ट बना लिया, यहां पर पाकिस्तान के अंदर ग्वादार पोर्ट बना लिया, यहां पर इसने क्या बोलते हैं सितवे के आसपास पोर्ट बना लिया, बांग्लादेशियों के साथ दोस्ती कर ली और भारत को घेरने के लिए इसने इस तरह की हरकत कर दी। भारत ने एक और राउंड फेंका और भारत ने इधर की तरफ दख्म पोर्ट पकड़ लिया। और ये दख्म पोर्ट पकड़कर आप देखें, जब चाइना भारत को यहां से घेरने की बात करता है तो भारत ने उसको एक और बड़े सर्कल में घेर दिया, एक ऐसे सर्कल में जहां भारत की सेना विद्यमान है। इसे नाम दिया गया नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटजी। भारत ने अपने द्वारा मेरे प्यारे साथियों डायमंड सेट किए। डायमंड का अर्थ है
बड़े बड़े लेवल के बेसिस बनाए। उन बेसिस में आप देखते हैं कि ओमान के पास दख्म बनाया गया, ईरान के पास चाबहार बनाया गया, पाकिस्तान को घेरते हुए इवन सेंट्रल एशियन देशों में किर्गिस्तान को पकड़ा, इधर से निकलते हुए मंगोलिया को पकड़ा, इधर से निकलते हुए जापान को पकड़ा, इधर से निकलते हुए वियतनाम को पकड़ा, साथ में सिंगापुर का चांगी बेस पकड़ा, इधर इंडोनेशिया का साबांग पकड़ा और एक प्रकार से चारों तरफ से चाइना को घेर डाला। कहने का अर्थ यह है कि यदि चाइना समझता है कि उसने भारत को घेरने की कोशिश की है तो भारत ने भी उसको चारों तरफ से घेर रखा है। ये तो वो है। इसके अलावा भारत के खुद के अपने अंडमान निकोबार, इधर की तरफ मालदीव्स वगैरह वो जगह हैं जहां एनी टाइम इंडियन नेवी प्रेजेंट रहती है। साथ में नीचे की तरफ चले जाएं तो यहां पर सारे की सारे जो इंडियन ओशियन यूनियंस हैं, जो वो आइलैंड्स हैं, उनको तो इंडिया ने पहले से ही अपने साथ ले रखा है। तो कहने का मतलब यह है कि भारत की अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के अंदर ये बहुत महत्व रखता है और ये सब चीजें इस व्यक्ति की वजह से हैं। कौन सी चीजें? जो कि ओमान के साथ भारत की दोस्ती है। ये जो आप देख रहे हैं, जिन्हें आप इस तस्वीर में इस समय देख रहे हैं, ये यहां के राजा हुआ करते थे जिनका नाम था सुल्तान कबूस बिन साइद अल साइद। मेरे प्यारे साथियों, ये भारत के देश थे, भारत के मित्र थे और भारत में इन्होंने पुणे से रह करके अपनी पढ़ाई करी। आपको जान के आश्चर्य होगा कि इनकी पढ़ाई भारत के पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा, जो कि उस समय पर पहले शंकर दयाल शर्मा जो थे, जो भारत के राष्ट्रपति बने, वो इनके अध्यापक रह चुके हैं। आप इससे अंदाजा लगाएं कि ये एक बहुत बड़ी शख्सियत से पढ़ करके भारत से पढ़ाई लेकर निकले थे। इनका भारतीयों के प्रति इतना प्रेम है कि कहते हैं कि भारतीय लोग अगर मेरे देश में आके बसते हैं, ये वहां के राजा थे, तो उनका तहे दिल से सम्मान होगा। आपको इससे अंदाजा होना चाहिए कि इनके खुद पिताजी राजस्थान के अजमेर में एक बहुत ही शानदार कॉलेज है जिसका नाम मेयो कॉलेज है, जहां राजा महाराजा के बच्चे पढ़ा करते थे कभी अंग्रेजों के समय पर। इनके पिताजी राजस्थान के अजमेर में मेयो कॉलेज से पढ़ करके गए। तो इनका भारत के प्रति गहरा लगाव रहा है और उसी लगाव का नतीजा है कि भारत इनके साथ में हमेशा एक मतलब ऐसी साझेदारी रखता आया है। तो आप पूछेंगे आज क्यों खास है? वापस लौटता हूं, आज क्यों खास है ये दिन, मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि आज नसीर अल जाबी इंडिया आए हुए हैं। नसीर अल जाबी कौन है साथियों? ये इनके डिफेंस के एकदम एग्जीक्यूटिव मेंबर, एक तरह से समझिए रक्षा मंत्री के समतुल्य व्यक्ति हैं। ये भारत में आए हुए हैं, ये रक्षा मंत्री से बातचीत करेंगे। ये इनकी 10वीं बातचीत होनी है। आप देख सकते हैं भारत के अखबारों ने इसे इसी प्रकार से कवर किया है। आप इसे देख सकते हैं। इंडिया और ओमान अपनी 10वीं मीटिंग करने के लिए आज एकत्रित हो रहे हैं, यानी कि भारत के साथ में इनकी जो मीटिंग है उसे JMCC जॉइंट मिलिट्री कोऑपरेशन कमेटी की मीटिंग कहा जाता है। यह 10वीं मीटिंग है जो कि सेक्रेटरी जनरल लेवल पर भारत के अंदर इनके द्वारा अपने एयरफोर्स चीफ को, अपने नेवी चीफ को भेजा जा रहा है। तमाम प्रकार के बड़े अधिकारी भारत में बने रहेंगे ओमान के, और इनके साथ हमारी बातचीत होने जा रही है 4 फरवरी तक। और यह बातचीत भारत के और रक्षा सहयोग कैसे आगे बढ़ाए जाए इसके बारे में होगी। अब अगर हम जानकारों की बात माने, जिसकी बात मैं आपको आगे भी बताऊंगा, वो भी अपडेट करता हूं। एक विद्यार्थी बोल रहे हैं सर ये तो छुपा रुस्तम निकला, इसके साथ की जो जानकारी है उसमें केवल हमें इतना पता था कि हम इसके साथ में एक मैरीटाइम एक्सरसाइज करते हैं जिसका नाम नसीम अल बहार है। हमें नहीं पता था कि ये इतना शानदार चीज निकल जाएगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये हमारा मित्र है लेकिन ये छुपा रुस्तम भी है, ठीक है ना। इसने हमको इतनी सारी सुविधाएं और इतनी सारी मोहलतें अपने साथ में दे के रखी हैं। साथियों आपको मैं एक जानकारी और देता हूं जिससे आपको प्राउड होगा। आपको पता है भारत के अंदर एक कंसेप्ट है और वो कंसेप्ट है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का, है ना मेरे प्यारे साथियों, जिसे आप EEZ बोलते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। आपको पता होना चाहिए कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का मतलब क्या होता है। फिर मैं आपको एक और प्राउड की बात बताऊंगा जिससे आपका दिल एकदम गदगदा जाएगा। साथियों सामान्यतया क्या होता है, राज्य सरकारें अपने यहां पर लोगों को रोजगार दिलाने के लिए और देश में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई बार विदेशी देशों को अपने यहां पर आमंत्रित करती हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान के अंदर जहां मैं रहता हूं उसी जिले के अंदर जापानी और नीमराणा जापानी और दक्षिण कोरियाई जोन नीमराणा और भिवाड़ी के अंदर बना हुआ है, जहां पर विदेश के जापानी और दक्षिण कोरियाई लोग भारत में आकर के निर्माण करते हैं और निर्माण करके बिना कोई टैक्स इंडियन सरकार को दिए। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात सिखा रहा हूं। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है वो आप सीख रहे हैं। जैसे मैंने भारत का उदाहरण इसलिए दिया ताकि आप उसकी तुलना कर पाएं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं।
भारत में जहां जहां आप EEZ शब्द सुनते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन सुनते हैं, या फिर SEZ सुनते हैं, साथियों यहां पर होता क्या है? इसमें होता क्या है कि कोई भी विदेशी आपकी लैंड पर आकर के निर्माण कार्य करेगा, उससे कोई सरकार टैक्स नहीं वसूलेगी, साथ में उसे सड़क बना के देगी, पीने के पानी की व्यवस्था करेगी, इलेक्ट्रिसिटी सब उपलब्ध करवाएगी। फिर आप पूछेंगे तो टैक्स नहीं देगा तो इसका लाभ क्या हुआ? इसका लाभ यह हुआ कि उस क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलता है, सबसे पहली बात। दूसरा, जब विदेशी आपके देश में आता है तो उससे आपके यहां पर व्यापार बढ़ता है। कहने का अर्थ है कि वो आपके देश में आकर निवेश लेके आता है। फिर आप पूछेंगे तो विदेशी ने जो माल बनाया वो बेचेगा कहां? क्या वो इंडिया में ही बेचेगा? जी नहीं, वो इंडिया में नहीं, उसको दूसरे देश में बेचता है। ध्यान रखिए, मैं आपको यही चीज समझाना चाहता हूं कि यदि इंडिया में, जैसे राजस्थान के अंदर नीमराना क्षेत्र के अंदर जो सामान बनाने वाली कंपनी है जापानी, वो बनाती सामान इंडिया में है, लेकिन बना के इस सामान को ट्रकों में लाद करके दुनिया के विभिन्न कोनों में बेचती हैं। यानी यहां से पोर्ट के माध्यम से उड़ाकर दुनिया भर में भेजती हैं और बेचती हैं। यह है EEZ जो भारत दुनिया के कई देशों को देता है। ऐसा ही EEZ हमें ओमान ने दे रखा है, और यह भी कहां दे रखा है? दक्म पोर्ट पर दे रखा है। अर्थात आप ऐसे समझिए कि अगर भारत को अपने पड़ोसी मुल्कों में, आप इसको ऐसे समझने का कष्ट करें कि मैंने आपको अभी क्या बताया कि हमारा जो दक्म पोर्ट है, दक्म पोर्ट हमें यहां पर मिल गया। अब आप सोचते हैं कि भाई इंडिया सरकार ओमान में या फिर गल्फ कंट्रीज में भेजती क्या होगी, बेचती क्या होगी? कुछ इंडस्ट्रियल आइटम बेचती होगी। आप सोचिए कि आपको यहीं पर कोई जोन मिल जाए, ऐसा क्षेत्र मिल जाए जिस पर आप आराम से अपना माल बनाएं और पड़ोसियों को बेचकर खिलाएं। मेरे प्यारे साथियों, यही सारा कार्य ओमान के दक्म पोर्ट में होता है, जहां पर भारत की कई बड़ी कंपनियां इंक्लूडिंग अंबानी, अडानी और भी जो प्राइवेट हाउसेज हैं, ये अपने यहां पर SEZ के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लगा करके माल बना के पड़ोसी देशों में बेचने के लिए जाते हैं। तो कहने का अर्थ यह हुआ कि आज आपने बहुत दिनों बाद जाकर के किसी एक ऐसे देश के बारे में जाना जिसकी चर्चाएं जनरली सामान्य चर्चाओं में नहीं आती हैं। आप उन्हें रेगुलर मेरे साथ नहीं सुनते हैं, लेकिन सुना तो आपने पूरा डिटेल से उसके बारे में जान लिया। अगर आपको यह जानकारी समझ में आ रही हो तो आपके वीडियो के नीचे एक ऑप्शन है शेयर करने का, और मैं आपको एक निवेदन करना चाहूंगा। और निवेदन क्या है जी? आमंत्रण करना चाहूंगा, क्योंकि आपके तो थर्ड क्वेश्चन के बाद में हम कोशिश करेंगे कि आप सबके साथ में हमारे 4 मिलियन का शेयर किया जाए, 4 मिलियन का जो सेलिब्रेशन है वो आपके साथ शेयर किया जाए। तो आप सबसे निवेदन है कि अपने तमाम साथियों को लाइव आने के लिए इनविटेशन भेज दीजिए, ताकि हम सब लोग मिलकर के वाईफाई स्टडी 2.0 पर जो हमने आज परिवार के अंदर सदस्यों की संख्या का इजाफा सेलिब्रेशन के रूप में करने की बात कर रहे हैं, इसको अपन एंजॉय कर सकें। जल्दी से सेशन शेयर करिए। तमाम साथियों को तमाम प्रकार की शुभकामनाएं। आइए साथियों, तो उम्मीद है आप लोग ये बातें समझ गए हो। ये सब चीजें आपके सामने गवाह है इस बात का। देखिए, भारत सरकार का प्रॉपर तरीके से मैसेज है कि हम जब उन राजा का देहांत हुआ तो हमने अपने देश के अंदर किस प्रकार से वो रखा था। मैंने जो बातें बताई वो सारी चीजें यहां पर विद एविडेंस लिखी हुई हैं, आप चेक कर लीजिएगा। दक्म पोर्ट और उसकी विशेषता, ये सारी बातें मैंने आपको यहां पर बता दी हैं। सेशन को शेयर करना जारी रखें और आगे बढ़ते हैं। SSC के विद्यार्थी हैं और आपको स्टैटिक जीके अपने लिए पढ़ना है, तो इंडियन पॉलिटी की क्लास आज सुबह 10 बजे और कल सुबह 10 बजे भी रखी गई है, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। इंडियन पॉलिटी की क्लासेस हैं, पेड क्लासेस हैं, जिसमें कि आप ना केवल मेरी क्लासेस देख पाते हैं बल्कि मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश तमाम क्लासेस देख सकते हैं। ये आखिरी क्लासेस होने जा रही हैं इंडियन पॉलिटी की। इसके बाद इकोनॉमिक्स शुरू होगा अगले वीकेंड पर। मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका यूज करके आप 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। एकेडमी के साथ जुड़कर पढ़ना चाहते हैं तो हमारे लेक्चर प्लान्स में आइकॉनिक प्लान भी अवेलेबल है, जिसमें आपको पर्सनल मेंटरशिप यूपीएससी कैटेगरी के अंदर मिलती है। यदि आप यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इजी लोन फैसिलिटी भी हमारे द्वारा दी जाती है 0% इंटरेस्ट रेट के साथ विदाउट प्रोसेसिंग फीस। यदि बात की जाए 1 साल की सब्सक्रिप्शन की तो यूपीएससी में ये 46,000 का पड़ता है। आप मेरा रेफरल कोड अंकित10 यूज करके इस सब्सक्रिप्शन को अवेल कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें।